हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली बार हम संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि संधि के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, उनकी संधि की क्या प्रक्रिया होती है और इसके अलावा जैसे संधि की जो शर्त है उसकी प्रमाणिकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन टू द रिजर्वेशन। संधि में यदि बाद में नए राज्य जब प्रवेश करते हैं तो क्या उनके लिए ये आवश्यक है कि वे उन शर्तों को माने जो कि उनके खिलाफ रखी गई हो? तो ऐसा नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? रिजर्वेशन टू द रिजर्वेशन। अन्य सदस्य राज्यों को भी अधिकार होगा कि वे जो नए राज्य प्रवेश कर रहे हैं और जो शर्तें उनके खिलाफ रखी गई हैं उन शर्तों को स्वीकार नहीं करें और संधि के सदस्य बने रहने पर भी उन संशोधनों का पालन करने को बाध्य न हो। इस संदर्भ में हम एक केस का हवाला दे सकते हैं, रिजर्वेशन टू द जिनोसाइड कन्वेंशंस केस 1951। इसमें हुआ ये था कि 1948 में प्रस्तावित जिनोसाइड कन्वेंशन, जो कि जाति संहार निषेधन कन्वेंशन था, उसको 1949 के अंत तक अन्य राज्यों के हस्ताक्षर के लिए खुला रखा गया था। अनेक हस्ताक्षरकर्ता राज्य जो थे उन्होंने अपने हित में जिनोसाइड कन्वेंशंस की कुछ धाराओं को सशर्त स्वीकार किया। परिणाम यह हुआ कि उन राज्यों द्वारा रखी गई शर्तें एक दूसरे के विरोधी हो गई। परिणाम यह हुआ, अब प्रश्न ये उठता है कि इस स्थिति में यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किस राज्य की शर्तें कानूनी रूप से उचित है और किसने संधि की पुष्टि की है। इस समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श मांगा गया। न्यायालय से यह पूछा गया कि यदि जिनोसाइड कन्वेंशंस के विषय में रखी गई किसी राज्य की शर्त का दूसरे राज्य द्वारा विरोध किया जाए और विरोधी शर्त रखी जाए तो क्या पहला राज्य कन्वेंशन का सदस्य बना रह सकेगा? न्यायालय ने सकारात्मक मत दिया, लेकिन इस मत को सामान्य नहीं माना जा सकता और इसे प्रत्येक संधि के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि इस शर्त या शर्तों के विरोधाभास से नए सदस्य भी प्रभावित होंगे, इसलिए संधि के जो मौलिक प्रस्ताव है उसको ही विचारार्थ रखें और उसी के अनुसार अपनी स्वीकृति संधि के संदर्भ में दें। इसी प्रकार से शर्तों की क्रियान्विति, एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रीटी विथ कंडीशंस। शर्तों की क्रियान्विति जब होती है तो संधि के स्वरूप को बदलना और उसको नियत रूप में प्रयुक्त करना दोनों इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि यदि मान लीजिए फ्रांस, ब्रिटेन और किसी अन्य देश के बीच एक संधि होती है कि युद्ध पोतों से बंदरगाह टैक्स, पोर्ट टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा और फ्रांस इसे इस शर्त के साथ स्वीकार करता है कि जो मत्स्य संरक्षक क्रूजर हैं उनको युद्ध पोतों की श्रेणी से अलग समझा जाना चाहिए, यानी कि मत्स्य संरक्षक क्रूजर और युद्धपोत दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि इस विशेष प्रकार के क्रूजर को संधि का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ऐसी ही यह संधि अ और ब तथा फ्रांस के बीच है तो अ और ब के बीच संधि मौलिक रूप से लागू होगी और अ और फ्रांस के बीच तथा ब और फ्रांस के बीच इस आधार पर लागू होगी कि इन्होंने फ्रांस की शर्त को स्वीकार किया है या नहीं। मान लीजिए कि ए ने फ्रांस की शर्त को स्वीकृति दी है। क्या स्वीकृति दी? कि दोनों को अलग अलग समझा जाना चाहिए। तो ए को फ्रांस के क्रूज़र को तथा फ्रांस को ए के क्रूज़र को युद्ध पोतों की श्रेणी से अलग रखने का अधिकार होगा। लेकिन यदि ब ने फ्रांस की शर्त को स्वीकार नहीं किया है तो ए
तो संधि वह और फ्रांस के बीच लागू नहीं होगी, अर्थात ये दोनों एक ही समझे जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हस्ताक्षर कर राज्य उन शर्तों से बाध्य नहीं होंगे और बगैर शर्त संधि को मौलिक रूप से स्वीकार करने के कारण शर्त रखकर संधि को स्वीकार करने वाले राज्य के साथ उसका संधि के आधार पर कोई संबंध नहीं होगा। इसी तरह बात करते हैं हम संधि करने की आधुनिक तकनीक को। संधि करने की जो प्रक्रिया है कानूनों के अनुरूप ही की जाए यह आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक राज्य के जो राष्ट्रीय कानून है, जो प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, उसके द्वारा भी संधि प्रक्रिया प्रभावित होती है और संधि के जो विभिन्न पक्ष हैं वो पारस्परिकता के आधार पर शहर राज्यों के आंतरिक कानूनों द्वारा निर्धारित सीमाओं को स्वीकार करते हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो संसदीय व्यवस्थापन की जो बहुलता है उसको देखते हुए संधि का जल्दी से समापन करने के उद्देश्य से राज्य मौजूदा संधि के किसी विशेष धारा को विस्तार रूप में स्वीकार कर लेते हैं या फिर अतिरिक्त प्रोटोकॉल के रूप में नई संधि को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार की गई संधि में पुष्टि के लिए अधिकृत सत्ता की परोक्ष स्वीकृति होती है और उसके लिए वापस पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। बहुपक्षीय सार्वदेशीय स्वरूप की जो संधियां होती है वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीय या प्रादेशिक या क्षेत्रीय संगठनों द्वारा प्रस्तावित की जाती है और उन्हीं की देखरेख में उनके ही द्वारा निर्धारित नियमों और सीमाओं के अंतर्गत स्वीकृत की जाती है। सदस्य राज्यों का कार्य केवल हस्ताक्षर करके प्रमाणिकता की पुष्टि करना मात्र रह गया। क्यों? क्योंकि सदस्य राज्यों की ओर से संस्था या संगठन के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा स्वीकृत संधियां सदस्य राज्यों पर लागू हो जाती है। सदस्य राज्य केवल सहमति को औपचारिक रूप से व्यक्त कर उसकी पुष्टि कर देते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में जो कर्मचारी के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संबंधी जो कन्वेंशंस है उस पर यूएनओ के महासचिव द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद सदस्य राज्यों ने उसे औपचारिक स्वीकृति दी है। यदि स्वीकृति प्राप्त करने में देर हो तो सदस्य राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे संगठन या संस्था को तुरंत सूचित करें और उन कारणों से अवगत कराएं जिनके कारण कन्वेंशंस या संधि की अनौपचारिक रूप से पुष्टि नहीं की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा संधि कर सकने की क्षमता में नई तकनीकों से अंतर्राष्ट्रीय समाज को संगठित करने में काफ़ी मल मिला है। क्यों? क्योंकि संगठनों की कार्य प्रणाली में भी इतना लचीलापन है कि वह संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढल सकती है। जैसे यूएनओ द्वारा स्वीकृत एवं पारित संधियों के बारे में ये व्यवस्था है कि पहला, सदस्य जो राज्य है हस्ताक्षर द्वारा स्वीकृति प्रदान करें, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। दूसरे कि हस्ताक्षर तो कर दे लेकिन बाद में स्वीकृत करने के आश्वासन दे कि हम अभी तो हस्ताक्षर कर रहे हैं लेकिन हम बाद में इसको स्वीकार कर लेंगे। और तीसरी, पूर्ण स्वीकृति देकर लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें संधि करने का जो अधिकार है संगठन के अध्यक्ष को होता है और विशेष रूप से नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय सचिव भी ये कार्य कर सकता है। जैसे विश्व डाक एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ के सचिवों को संधि करने का अधिकार है और इसकी धारा 102 में कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में दर्ज कराई जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि नई तकनीक की वजह से शर्तों को क्रियान्वित करने और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनको संगठित करने में बहुत बड़ा योगदान है। कल हम ट्रीटी मेकिंग कैपेसिटी या संधि कर सकने की क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संगठन संधि कर
सकते हैं। धन्यवाद।